इसमें सख्त कार्रवाई करेगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका हेवी हैंड ऑफ लॉ विल फॉल ऑन देम। इसलिए सबके हित में यही है कि वे अपने सेटलमेंट ऑब्लिगेशन मीट करें। एफएमसी चेयरमैन ने कहा निवेशकों को पैसा रिफंड नहीं किया गया तो होगी कड़ी कार्रवाई। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एमसीएक्स के शेयर में आज भी जोरदार गिरावट। एनएससीएल में संकट और गहराया, ई गोल्ड में भी डिफॉल्ट होने की आशंका। कई ब्रोकरों ने ई सीरीज में ट्रेडिंग रोकी। डॉलर के सामने रुपया और पड़ा पस्त, करीब 70 पैसे कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले स्तरों पर हुआ बंद। रुपए की गिरावट से बाजार में घबराहट। सेंसेक्स निफ्टी 1% लुढ़ के इस हफ्ते 3% से ज्यादा टूटा बाजार। यूनिफाइड लाइसेंस में नहीं शामिल होंगे स्पेक्ट्रम चार्जेस। टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, डीओटी ने जारी की गाइडलाइंस। और वाणिज्य मंत्री ने एफडीआई नियमों में ढील को जरूरी बताया। कहा इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए एफडीआई जरूरी, देरी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इससे पहले की खबरों में विस्तार से जाएं, कुछ और हेडलाइंस। यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा मुश्किल में। 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों ना रद्द कर दी जाए जमानत। गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती से ज्वेलर्स की परेशानी बढ़ी। हर 10 ग्राम पर देना पड़ रहा है 1000 रुपए का प्रीमियम। जगमोहन डालमिया फिलहाल बने रहेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीसीसीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और क्रिकेट के मैदान पर हमेशा चौकस रहने वाले मास्टर ब्लास्टर अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर। क्या है उनका सिक्योरिटी फंडा, देखिए इस बुलेटिन में आगे। और 3 अगस्त से नए तेवर के साथ पेश होगा कंज्यूमर ग्रीवांस शो। पहरेदार देश के 3 बड़े रेगुलेटरों ने कहा शो है काबिले तारीफ। सबसे पहले बात एनएससीएल मामले की। एनएससीएल का संकट बढ़ता जा रहा है। इसके डिफॉल्ट का असर इतना बड़ा है कि इसकी पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शेयर 2 दिन में करीब 90% गिर चुका है। एमसीएक्स के शेयर में भी कल की ही तरह 20% का लोअर सर्किट लग गया। इधर सरकार और एफएमसी निवेशकों को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में एफएमसी चेयरमैन रमेश अभिषेक ने बताया कि एनएससीएल से पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है। जो एक्सचेंज चलाते हैं या जो लोग इतना 5400 रुपीज़ ले रखे हैं और जिन्हें वापस करने की जिम्मेदारी है कि अगर ये सेटलमेंट ऑब्लिगेशन मीट नहीं होता है या वे पैसे वापस नहीं करते हैं तो इसके बहुत ही सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर मैं समझता हूँ कि जो भी देश में कानून है सरकार इसमें सख्त कार्रवाई करेगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका हेवी हैंड ऑफ लॉ विल फॉल ऑन देम। इसलिए सबके हित में यही है कि वे अपने सेटलमेंट ऑब्लिगेशन मीट करें और जो भी पैसे ले रखे हैं दे कैन नॉट गेट अवे विथ इट, दे शुड रिटर्न द मनी एज पर द सेटलमेंट प्रोसीजर। एफसीआरए के अलावा भी देश में बहुत सारे कानून हैं जिसको एनफोर्स करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करेगी और हम उनको एडवाइस करेंगे कि इस पर क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए वगैरह। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट अस होप कि ये सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस एक्सचेंज अपना मीट करेगा। एनएससीएल को एफएमसी के चेयरमैन रमेश अभिषेक ने कड़ी चेतावनी दी है। वो 15 दिन के अंदर रिफंड करने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन एनएससीएल मामले ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि एनएससीएल 5,500 करोड़ रुपए का चौका पाएगी। हमारे सहयोगी हेमंत घई समझा रहे हैं कि ये पूरा घोटाला आखिर हुआ कैसे। देखिए, दरअसल एनएससीएल यानी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज इस तरह के सौदे करता था फॉरवर्ड मार्केट्स में जो उसको अलाउड नहीं थे और इसीलिए हमने देखा कि 15 जुलाई को यहाँ पर कंज्यूमर्स अफेयर्स मंत्रालय की ओर से एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि ये सौदे नहीं किए जा सकते, इस पर रोक लगा देनी चाहिए। और उसके बाद 31 जुलाई को एनएससीएल ने इस पर रोक भी लगा दी, लेकिन उसका पे आउट नहीं हुआ और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। 5,500 करोड़ रुपए के सौदों का पे आउट नहीं होने की वजह से हमने देखा सारे के सारे ब्रोकर्स एनएससीएल के दफ्तर में पहुंच गए और उनको ये कहा गया कि आप इंतजार करिए, 15 दिन का समय दीजिए हमें, इन सौदों का निपटारा जरूर होगा। और इसके पीछे कहा यह भी गया कि दरअसल कंपनी के पास 6,200 करोड़ रुपए का सामान गोदामों में पड़ा हुआ है जिसको हो सकता है बेचकर एनएससीएल
पैसा चुकाए। लेकिन इसी 6,200 करोड़ रुपए के जो गोदामों में सामान है, इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है कि दरअसल ये सामान वहाँ पर हैं कि नहीं है, ये कमोडिटीज़ दरअसल वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, किस क्वालिटी की कमोडिटीज़ हैं, क्या इसको बेचा जा सकता है 15 दिन के अंदर अंदर और बेच कर क्या पैसा चुकाया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर एक घबराहट फैली हुई है उन निवेशकों के मन में जिन्होंने NSCL में पैसा लगाया था। और ये HNI इन्वेस्टर्स जिनको इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी पैसा लगाया था जो 15 से 16% फिक्स्ड ब्याज जिनको मिलता था, वो सब घबरा गए हैं अब, और वो अब यहाँ पर ब्रोकर्स के पास जाते हैं और ब्रोकर्स ने कह दिया है कि दरअसल आपको NSCL ही पैसा देगा तभी हम आपको लौटा पाएंगे। इसलिए एक पूरा कन्फ्यूजन का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और देखना होगा कि एक्सचेंज अपनी जो लायबिलिटी है इसको पे कर पाता है या नहीं है। देखा जाए तो ये टेक्निकल डिफॉल्ट है, क्योंकि कायदे में इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट्स बंद किए थे तो उसी दिन उसके अगले दिन यहाँ पर पैसा वापस कर देना चाहिए था, लेकिन NSCL इसमें सक्षम नहीं हुआ और इसीलिए एक तरह से इसको डिफॉल्ट ही माना जाना चाहिए। अब 15 दिन की मोहलत मांगी है, देखते हैं 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसा लौटा पाते हैं या नहीं। पर हाल आप देखिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का शेयर कल करीब 65% टूटा था और आज फिर 23% तक की मार पड़ी। MCX का शेयर लगातार दूसरे दिन 20% के लोअर सर्किट पर जाकर बंद हुआ है। इधर हमारी एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि अब NSCL के ब्रोकरों को इसके गोल्ड ट्रेड में भी डिफॉल्ट होने की आशंका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज राय के पास। नीरज, एक्सचेंज ने ई सीरीज को तो काफी सेफ एक्सचेंज करार दिया है, अब क्या दिक्कत आ रही है? देखिए NSCL जुड़ी एक और संकट सामने आ रही है। ई गोल्ड में भी NSCL को डिफॉल्ट होने की आशंका जताई जा रही है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कई ब्रोकरों ने ई सीरीज में अपनी तरफ से ट्रेडिंग हाल्ट कर दी है। एहतियात के तौर पर वे ई सीरीज में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को भी ई सीरीज में ट्रेडिंग न करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल उन्हें इस बात का डर है कि शायद NSCL रकम जुटाने के लिए अपने पास जो उनके पास स्टॉक में सोना जमा है, शायद वो सोना बेच सकते हैं और इसी वजह से वो अपने क्लाइंट्स को ई गोल्ड में या ई सीरीज के किसी भी प्रोडक्ट में निवेश न करने की सलाह दे रहे हैं। और इसका असर NSCL के वॉल्यूम पर भी पड़ा है। ई सीरीज का वॉल्यूम जो आमतौर पर करीब 12 से 15 करोड़ के आसपास डेली टर्नओवर हुआ करता था, वो घटकर इस समय करीब 3 करोड़ या उससे भी नीचे आ गया है। कल का जो टर्नओवर था करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास था और आज भी करीब आज इसी के आसपास में ट्रेड हो रहा है NSCL के प्लेटफॉर्म पे। तो कई ब्रोकर ऐसे हैं जो कि एहतियात के तौर पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि शायद NSCL रकम जुटाने के लिए सोना भी बेच सकता है और जो क्लाइंट उनके जाएंगे जब डिलीवरी लेने के लिए तो शायद उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पाएगी और डिलीवरी में दिक्कतें भी आ सकती हैं, ऐसा उन्होंने डर जताया है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के लिए। उधर मार्केट रेगुलेटर से भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और MCX के लगातार दूसरे दिन यहां पर भारी गिरावट पर उसने सख्त रवैया अपना लिया है। सेबी ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSCL में प्रत्यक्ष या परोक्ष एक्सपोजर करने वाले ब्रोकर से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। सेबी ने साथ ही सारे ब्रोकर्स को निर्देश दिए हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज की समस्या का असर इक्विटी बाजार पर ना पड़े, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाए। We have examined things yesterday morning, even today, and so far as the securities market are concerned, everything seems to be normal, in order. All the payouts and pay-ins are happening. I don't think any of the entities who are trading there or who are running that are regulated by SEBI. They are regulated by some other agency. Your question should be asked to them. So far as the securities market are concerned, I would like to assure you and the people of this country that everything is in order. There is no need for any worry. और रुपए में कमजोरी और गहराई, अपने लाइफ टाइम लो पर पहुंचा रुपया। और शेयर बाजार पर भी हुआ रुपया हावी। इस हफ्ते 3% से ज्यादा टूटा सेंसेक्स। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। इकोनॉमी के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही है। डॉलर के सामने रुपए बेबस है। आज ये अब तक के निचले स्तरों पर लुढ़क गया। आज ये पहली बार 61 के नीचे बंद हुआ है। जाहिर है कि इससे इकोनॉमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इधर बाजार की भी हालत खस्ता है और ये लगातार 8वें दिन लुढ़क कर बंद हुआ है। इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी, बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या और हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। यहाँ पर पहले चलते प्रदीप के पास। प्रदीप, रुपए की जोरदार गिरावट को समझते हैं, क्या फैक्टर्स हैं और कहां तक ये डाउनवर्ड स्लाइड दिखेगा? देखिए, एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 हफ्तों में जब रुपया कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा था तो उस दौरान दरअसल डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले में कुछ कमजोर हो रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि डॉलर में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से बेरोजगारी तेजी से घटी है
और वो 7.4% का आंकड़ा आया है। 1,60,000 करीब नए रोजगार बने हैं। इन आंकड़ों ने बाजार को अब ये उम्मीद दी है कि शायद जल्द ही QE3 को जो रोल बैक करने का फैसला लिया जाना है सितंबर से, वो वाकई में इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि तेजी से बेरोजगारी घटती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारतीय बाजारों में रुपए की ट्रेडिंग खत्म होने के बाद ये आंकड़े आए और उस लिहाज से करीबन 1,60,000 नौकरियों का आंकड़ा, जो बाजार की उम्मीद 1,80,000 से ऊपर थी, उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है एक टेम्परेरी राहत मिले, लेकिन ट्रेंड जरूर डॉलर के मजबूत होने का ही बना हुआ है और उसके चलते रुपए पर लगातार दबाव बना रहेगा। एक दूसरी खास बात यह भी है कि RBI ने जहां एक तरफ काफी सख्त कदम उठाए हैं, उनका असर बैंकों पर काफी बुरा देखने को मिल रहा है। बॉन्ड बाजार काफी कमजोर हालत में आ गया है और सरकार को 11.25% पे 90 दिन का T-बिल इशू करना पड़ रहा है, या फिर अगर आप देखें तो 10 साल की यील्ड फिर से 8.25% के ऊपर निकल गई है। लेकिन वहीं साथ साथ RBI बार बार बाजार को रीएश्योर करने की भी कोशिश कर रहा है ताकि बॉन्ड मार्केट इतना टाइट ना हो जाए। तो उससे भी शायद बाजार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, फॉरेक्स ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि RBI बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहता। इससे भी सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक रुपए के खिलाफ ही बने हुए हैं। उधर RBI के गवर्नर डी सुब्बाराव ने साफ कर दिया है कि अभी फॉरेक्स ट्रेड पर सख्ती जारी रहेगी। हालांकि सुब्बाराव ने यह भी कहा है कि जैसे ही मुद्रा बाजार में स्थिरता लौटेगी, कारोबार पर लगाई गई सख्ती को वापस कर लिया जाएगा। In those circulars, these measures were instituted to curb undue speculation that was resulting in the volatility of the exchange rate. As indicated in our quarterly policy statement earlier this week, we will roll back these measures only after we determine that stability has been restored to the foreign exchange market. In the Reserve Bank's view, undue volatility of the exchange rate is harmful for growth and stability, and such volatility should be controlled. और कमजोर रुपए ने बाजार के भी सेंटिमेंट को खराब कर दिया है। आज सेंसेक्स निफ्टी 1% गिरकर बंद हुए। बाजार में गिरावट का यह लगातार 8वां दिन था। अनिल सिंघवी के पास चलते हैं। अनिल जी, बाजार की भी हालत खराब है, क्या फैक्टर्स हावी हो रहे हैं? लगातार 8वें दिन बाजारों में कमजोरी दिखाई दी और हफ्ते के आखिरी दिन वीकली क्लोजिंग बाजारों में जो हुई वो बेहद निराशाजनक थी। खासतौर से निफ्टी पर 5700 के नीचे जाकर हम बंद होते हुए दिखे। दुनिया भर के बाजार बेहद मजबूत है, उसका फायदा उठाकर भारतीय बाजार खुले तो मजबूत, लेकिन NSEL का संकट और साथ ही रुपए की कमजोरी ने मूड को खराब कर दिया और ऊपर के लेवल से जमकर बिकवाली का प्रेशर आता हुआ नजर आया। एक बार की सेंसेक्स 125 पॉइंट ऊपर भी था, लेकिन उसके बाद तेज गिरावट होती हुई दिखी। मिड कैप शेयरों में भी जबरदस्त प्रेशर अब भी बना हुआ है। वॉल्यूम्स भारी भरकम और गिरने वाले शेयरों की तादाद कहीं ज्यादा। ये था बाजार में बिकवाली का आलम। लेकिन सबसे ज्यादा मूड खराब हुआ 2 ही शेयरों से जो कल भी काफी गिरे, आज भी फिर से गिरते हुए दिखे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कल 65% गिरने के बाद आज फिर से 23% के नुकसान के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान 40% से ज्यादा की गिरावट भी इस स्टॉक में फिर से दिखी। MCX लगातार दूसरे दिन 20% के लोअर सर्किट पर सुबह से ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन इनके अलावा मेटल शेयरों ने आज गिरावट को लीड किया। जिंदाल स्टील, टिस्को जैसे शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। वहीं बैंकिंग शेयरों में गिरावट का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा और दिग्गज बैंक्स को देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB जैसे शेयर 5-5% टूटते हुए नजर आए। वहीं मिड कैप बैंक्स का हालत और ज्यादा खराब थी और सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक जैसे शेयरों पर तेज मार पड़ती हुई दिखी। इनके अलावा जिन शेयरों पर बड़ा एक्शन दिखा कमजोरी की तरफ, पावर ग्रिड, नतीजे अच्छे थे लेकिन उसके बावजूद इक्विटी बेचने की खबरों के चलते यहां पर 11% का नुकसान आता हुआ दिखा। JP एसोसिएट, DLF और कोल इंडिया जैसे शेयरों में भी आज तेजी बिकवाली दिखी। लेकिन रैनबैक्सी, अंबुजा, SCC में थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखी। नतीजों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन आज 20% चढ़ता हुआ नजर आया। वहीं सशिन फार्मा, सन टीवी के नतीजे भी आज बाजार में आते हुए दिखे और जुबिलेंट फूड के नतीजे भी बाजार को पसंद आए। जो नतीजे कमजोर रहे, आरकॉम खासतौर से, लेकिन आइडिया के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन सेलो न्यूज अच्छी रैली के बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। सीमेंस भी कमजोर नतीजे देते हुए नजर आया। वहीं खबरों के दम पर जहां एक्शन दिखा, एस्कॉर्ट्स कमजोर मंथली सेल्स नंबर के बाद स्टॉक पर 12% की मार पड़ी और IRB इंफ्रा कल की कमजोरी से उबरकर आज 12%, 13% चढ़कर बंद हुआ। वहीं नेवल लिग्नाइट में 5% की गिरावट दिखी। और अगर हफ्ते की बात करें तो पूरा हफ्ता गिरावट भरा था बाजार के लिए। इस हफ्ते सेंसेक्स 3% गिरा, जबकि निफ्टी 3.5% कमजोर हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो ये गिरावट 6% से भी ज्यादा रही।
और दिग्गज निवेशक मार्क फाबर ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अगले 6 महीने तक भारतीय बाजारों में मुनाफा नहीं होगा और बाजारों में गिरावट बढ़ सकती है। मार्क फाबर के मुताबिक सरकार के फैसलों के बावजूद भारत में ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं है। I think all you have to do is to open a newspaper and look at the quality of the government in India. And then, and I'm saying this, I'm the chairman of an India fund, and we've been an early investor in India. But I would say what is a miracle in the world is that India has developed despite of its government. And I would say the government needs to be cleaned up. And the politicians need to be cleaned up, and then the country would do far better. Well, as I said, in India, either the stock market could go down if the rupee stays here or even strengthens. On the other hand, the stock market could go up and the rupee goes down. I don't think you'll make a lot of money in India in the next 6 months. I mean, I have money in India, but I think it's not going to give you a high return. And a few years ago, I was asked by someone in India, what is my expectation of stocks in India? And I said, well, I think if you can make like 6% per annum, you should be very happy. And I still maintain that this is essentially what you should expect from Indian stocks going forward. तो मार्क फाबर को भारतीय इकोनॉमी और बाजार से उम्मीदें नहीं है। वैसे अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर विकेट पर है और कमजोर रुपए से इसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चलते हैं संदीप के पास। संदीप, कमजोर रुपए के क्या साइड इफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये बाजार को? देखिए, कमज़ोर रुपए की सबसे बुरी मार इकोनॉमी पर पड़ती है, क्योंकि व्यापार घाटा और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी की 80% रिक्वायरमेंट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस लिहाज से क्रूड, कोयला, स्टील, नेचुरल रबर, इन सब के जो इंपोर्ट के प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र, खाद्य तेल, दालें, इनके भी जो प्राइजेस हैं उसमें इजाफा होता है। तो उस लिहाज से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ता है, तो जिससे सरकार का कर्ज बढ़ता है और बैंकों के ऊपर दबाव आने की आशंका बढ़ती है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि इंपोर्टेड आइटम्स को यूज़ करती हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, ज्वेलरी आइटम्स हो, चाहे वो सोना हो, इन सब के प्राइसेस में हम इजाफा देखते हैं। और डॉलर के मुकाबले 1 रुपये की कमजोरी आती है तो ओएमसीज के बोझ में करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा होता है। आम आदमी भी इसकी चपेट में आता है, क्योंकि जो विदेश यात्रा है वो महंगी होती है, और विदेश में अगर बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं उसके ऊपर भी खर्च बढ़ता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं या अन्य इंपोर्टेड आइटम्स हैं, उनके ऊपर भी खर्चा बढ़ जाता है, तो आम आदमी पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। यही नहीं, जिन कंपनियों ने विदेशों में कर्ज लिए हैं उनका ब्याज पर खर्च बढ़ जाता है, तो उस लिहाज से इसका असर दिखता है। दिवालिया होने की कगार पर कई कंपनियां पहुंची हुई हैं, और जो रिस्ट्रक्चरिंग के केसेस हैं उनमें भी एक इजाफा देखने को मिलता है। तो ये डर रुपए की कमजोरी के चलते देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ कंपनियों को फायदा भी होता है, खासतौर पे एक्सपोर्टर्स को अपना जो माल है वो बेचने में यहाँ पे आसानी होती है। डॉलर में कर्ज लेना यहाँ पे सस्ता पड़ता है, और जो विदेशी सैलानी है उनके लिए भारत घूमना सस्ता पड़ता है। साथ ही साथ जो IT, ऑटो और टेक्सटाइल जैसी कंपनियां जो कि एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं, रुपये में कमजोरी के चलते उनके जो मार्जिन और मुनाफा है उसमें एक बढ़त देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रुपए का असर बाजार पर और इकोनॉमी पर कैसे गहराता जा रहा है। शुक्रिया सारे अपडेट के लिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद यूनिफाइड लाइसेंस पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में किया FDI नियमों का बचाव। देखिए ये दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। यूनिफाइड टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग पैसे देने होंगे। टेलीकॉम विभाग ने आज नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके हिसाब से यूनिफाइड लाइसेंस की फीस में स्पेक्ट्रम चार्ज शामिल नहीं होंगे। ये नहीं, टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। There is delinking the spectrum from the license, and that would allow the flexibility for those who are taking liberalized spectrum to use that spectrum for any technology which comes up in the world. So this is going to be another important piece. और इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं हमारी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, यूनिफाइड लाइसेंस की नई गाइडलाइंस में और क्या कहा गया है और क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इंडस्ट्री पर?
जी हाँ, सरकार ने जिस यूनिफाइड लाइसेंसिंग रिजीम जो अब टेलीकॉम कंपनियों पे लागू होगा उसको मंजूरी दे दी है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रॉस होल्डिंग नॉर्म्स जो है वो अबॉलिश कर दिए गए हैं, यानी कोई भी टेलीकॉम कंपनी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में किसी तरह का स्टेक नहीं रख सकती। अभी जो मौजूदा नियम है उनके मुताबिक दूसरी टेलीकॉम कंपनी में टेलीकॉम कंपनी 10% तक स्टेक रख सकती है, लेकिन अब ये अबॉलिश होने का जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा वोडाफोन और रिलायंस पर पड़ेगा, क्योंकि वोडाफोन का भारतीय एयरटेल में 5% का स्टेक है जो उनको अब हटाना होगा। इसके अलावा रिलायंस जो है, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस कम्युनिकेशंस, उनके 6 सर्कल्स में जो है लाइसेंस ओवरलैप करते हैं, तो ये जो क्रॉस होल्डिंग है उनको ये हटाना होगा। जो अब लाइसेंस है वो स्पेक्ट्रम से ऑफ कोर्स अलग होगा, यानी स्पेक्ट्रम जो है कंपनियों को ऑक्शन के ज़रिए लेना होगा और लाइसेंस के लिए जो है फीस वो 15 करोड़ रुपीज़ देनी होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब सब तरह की कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है टेलीकॉम कंपनी जो है एक लाइसेंस के तहत दे पाएगी। अभी उनको डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने होते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए सबके लिए अलग अलग लाइसेंस लेने होते हैं। इसके अलावा जो लाइसेंस है वो 20 ईयर्स के लिए होंगे, 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किए जा सकेंगे। 8% के लिहाज से कंपनियों को यूनिफाइड लाइसेंसिंग फ़ी देनी होगी सरकार को। अभी जो है ये जो है इससे ज़्यादा है, इस कंपनी को थोड़ी राहत मिलेगी इस फ्रंट के ऊपर। वहीं इंट्रा सर्कल रोमिंग जो है वो अलाउ कर दी गई है, लेकिन इसमें क्लियर कह दिया गया है कि कंपनियां जहां उनके पास अपना स्पेक्ट्रम नहीं है वो नए कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर सकती हैं। ये जो है जो यूनिफाइड लाइसेंसिंग नॉर्म्स हैं ये तुरंत लागू हो जाएंगे और कंपनियों को जो है माइग्रेट करना होगा नए लाइसेंसिंग रिजीम में। अभी कंपनियां जो है यूएसएल यानी यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस के तहत टेलीकॉम सर्विसेज देती हैं और अलग अलग सर्विसेज के लिए, चाहे वो 3G हो, 4G हो, 2G हो, उनके पास अलग अलग तरह के लाइसेंस होते हैं। तो अब टेलीकॉम कंपनियों को भी सुविधा होगी, वो एक परमिट के अंदर सब तरह की सर्विसेज दे पाएंगी। जी शुक्रिया अंजुल इस जानकारी के लिए। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं फोन लाइन पर EY के टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रशांत सिंघल। सिंघल साहब, किस तरह का इम्पैक्ट होगा टेलीकॉम कंपनियों पर? वो काफी समय से एक यूनिफाइड लाइसेंस के इंतजार में थे, क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है? हाँ, ये जो लाइसेंस है दैट इज इन लाइन विद द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन, जो उनकी उम्मीद थी उस हिसाब से है। ज़्यादातर इसमें जो भी चेंजेस दिए गए हैं वो it is better for the betterment of the industry. I think एक चीज हमें इसमें देखनी है कि जो माइग्रेशन है वो कैसे होगा और किस तरीके से होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि माइग्रेशन विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो लाइसेंसेस रिन्यूअल में जा रहे हैं उनके लिए तो यूनिफाइड लाइसेंस दे सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंसेस अभी रिन्यूअल में नहीं जा रहे हैं और जो 10 साल में या 15 साल में रिन्यूअल में जाएंगे उनका कैसे रिन्यूअल या माइग्रेशन पाथ आएगा और उस पर अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनियों को तो वो देखा जाएगा। क्रॉस होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सारी कंपनीज डिपेंडेंट हो जाएंगी, जिनके भी क्रॉस होल्डिंग थे दे विल हैव टू गिव अप। आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है और क्योंकि सब जी जिस ऑपरेटर में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं। जी प्रशांत, तो इंडस्ट्री के लिए आप बता रहे हैं अच्छा है, लेकिन अगर हम यहाँ ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकता है? तो ग्राहकों के लिए इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ग्राहकों के लिए इसमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आ रही है, जबकि अनलेस की माइग्रेशन की कॉस्ट कंपनियों पे आ जाए। बट कंपनियों के लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी, शायद उससे थोड़ा सा कॉस्ट में फायदा भी होगा। I mean, ultimately for the customers, I don't think it will have any or big impact. जी प्रशांत, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर EY के प्रशांत सिंघल बताते हुए कि इससे कंपनियों को डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ग्राहकों के एंड पे भी उनको इसका फायदा पहुंच सकता है, लेकिन मूल रूप से यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को इस नए चेंज से पूरा फायदा होगा। इधर ट्राई चेयरमैन राहुल खुल्लर ने कहा है कि वो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने दलील दी है कि टेलीकॉम कंपनियां ऑक्शन के जरिए स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, इसलिए उन्हें स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की इजाजत मिलनी चाहिए। Spectrum, for some reason, has been treated as a holy cow. Now, I can understand you don't want capital gains on assigned spectrum, which is administratively allocated. But if everybody is buying spectrum on auction, why do you not permit them to trade it? These are issues which, again,
can no longer brook any further delay. You need to take a decision. वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा मानते हैं कि बीजेपी के चलते कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश नहीं आ पा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रवैये से विदेशी निवेशक कुछ डरे हुए हैं और खुलकर निवेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए FDI के नियमों में छूट जरूरी थी। This is the first time India is opening up multi-brand retail. We have looked at the models of other countries. We have also looked very carefully at our own socio-economic realities. Mind you, we are seeking to open and attract investment at a time when the flow of capital globally is very weak, and we are conscious of that. Therefore, to create an ecosystem which is encouraging, supporting and welcoming of foreign direct investments. So we have done that. और एन श्रीनिवासन के BCCI में लौटने की कोशिश पर फिरा पानी। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो दिखेगा अब एक नए अंदाज में। देखिए पहली झलक इस ब्रेक के बाद। इसमें सख्त कार्रवाई करेगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका हेवी हैंड ऑफ लॉ विल फॉलो ऑन देम। इसलिए उन सबके हित में यही है कि वे अपने सेटलमेंट ऑब्लिगेशन मीट करें। FMC चेयरमैन ने कहा निवेशकों को पैसा रिफंड नहीं किया गया तो होगी कड़ी कार्रवाई। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और MCX के शेयर में आज भी जोरदार गिरावट। NSCL में संकट और गहराया। ई गोल्ड में भी डिफॉल्ट होने की आशंका। कई ब्रोकरों ने ई सीरीज में ट्रेडिंग रोकी। डॉलर के सामने रुपया और पड़ा पस्त, करीब 70 पैसे कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद। रुपए की गिरावट से बाजार में घबराहट। सेंसेक्स निफ्टी 1% लुढ़के। इस हफ्ते 3% से ज्यादा टूटा बाजार। यूनिफाइड लाइसेंस में नहीं शामिल होंगे स्पेक्ट्रम चार्जेस। टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस। DOT ने जारी की गाइडलाइंस। और वाणिज्य मंत्री ने FDI नियमों में ढील को जरूरी बताया। कहा इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए FDI जरूरी। देरी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। BCCI में कोहराम मचा है। इसके चलते एन श्रीनिवासन की अध्यक्ष पद पर लौटने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। यही नहीं, आज होने वाली BCCI कार्यसमिति की बैठक भी रद्द कर दी गई है। श्रीनिवासन की बैठक की अध्यक्षता करने पर बगावत और कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए बैठक को टालने की खबर है। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन के पद से हटने के बाद अंतरिम अध्यक्ष बने जगमोहन डालमिया अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि BCCI ने स्पॉट फिक्सिंग की जांच के बाद श्रीनिवासन को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जांच कमेटी को ही असंवैधानिक करार दिया था। अब BCCI बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। Srinivasan recused himself from the IPL governing council today, and it was only after that the meeting started and the decisions were taken. IS दुर्गा को 40 मिनट में सस्पेंड कराने के बयान से SP नेता नरेंद्र भाटी मुकर गए और महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर रोक जारी रखने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है। ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट में। IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उसने राज्य सरकार से रेत माफिया के खिलाफ उठाए कदमों की जानकारी मांगी है। राज्य सरकार को 19 अगस्त तक जवाब देना है। दूसरी ओर IAS दुर्गा को 40 मिनट में सस्पेंड करवाने का दावा करने वाले SP नेता नरेंद्र भाटी अपने बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मुंबई में डांस बार पर बैन जारी रह सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटिल ने आज कहा कि सरकार बैन को जारी रखने के पक्ष में है और वो इसके लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर बैन को असंवैधानिक बताते हुए इस पर लगी पाबंदी हटा ली थी। सोलर घोटाले में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। ओमन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि केरल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सोलर घोटाले पर विपक्ष के हमलों के साथ पार्टी में भी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बयान से मुकर गए हैं। मुंडे से 8 करोड़ खर्च करने के बयान पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा था। मुंडे ने जवाब में कहा कि 8 करोड़ रुपए का जिक्र सिर्फ मिसाल के तौर पर किया गया था।
चुनाव में बड़े खर्च पर मुंडे के बयान की वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। अमेरिका ने सुरक्षा वजहों से खाड़ी देशों में अपने दूतावास बंद करने का फैसला लिया है। वो रविवार से अपनी एम्बेसी बंद करने जा रहा है। अमेरिका जिन देशों में अपने दूतावास बंद कर सकता है उनमें इजिप्ट, लीबिया, इराक, सऊदी अरब और कुवैत शामिल हैं। माना जा रहा है कि अलकायदा के खतरे की वजह से अमेरिका ने ये कदम उठाया है। दरअसल खाड़ी देशों में आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका सालों से अभियान चला रहा है, जिसका काफी विरोध भी हुआ है। बंद एम्बेसी कब दोबारा खोली जाएंगी, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। 3 अगस्त से हमारा कंज्यूमर ग्रीवांस रेड्रेसल शो पहरेदार नए अवतार में आ रहा है। देश में कंज्यूमर मूवमेंट को मजबूती देने का मकसद पहरेदार बखूबी पूरा कर रहा है। लेकिन क्या आज भारतीय कंज्यूमर वाकई में कंपनियों के लिए किंग है? देखते हैं रिपोर्ट। CNBC आवाज के लिए पहरेदार महज एक शो नहीं है, बल्कि कंज्यूमर को उसका वाजिब हक दिलाने की एक मुहिम है। 7 साल से लगातार पहरेदार कंज्यूमर की आवाज बुलंद करता रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम लेकर आ रहे हैं पहरेदार को एक नए अवतार में, जहां नए अंदाज और नए तेवर में कंज्यूमर की आवाज को मिलेगी तेज धार। लेकिन अगर कंज्यूमर अधिकारों की बात करें तो भारत में इसकी कमी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। When there is corporate corruption, when there is political corruption, then uska, it's the consumer who, the taxpayer who invariably pays the price for it. So that's also a major issue. और खेद की बात ये भी है कि as far as the government is concerned, ये जो consumer protection है वो, it gets the least priority. Consumer is a king जब भी product market करने का होगा। आफ्टर सेल सर्विस कुछ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो तभी सेम कंज्यूमर एक बेगर, एक भिखारी बन जाता है कंपनी के पीछे कि प्लीज हमारा ये दुरुस्त करो, हमारा को ये सर्विस दो। जब ज्यादातर कंपनियों का फोकस कंज्यूमर इंटरेस्ट से ज्यादा मुनाफे पर हो, तो ऐसे में आज किस चीज की जरूरत कंज्यूमर को है? आज आवश्यकता है उपभोक्ताओं को इफेक्टिव रेमेडीज दिलाने की। आज आवश्यकता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाने की जहां पर उपभोक्ता एक वन स्टॉप शॉप के तौर पर आए और जहां पर उनकी जितनी सारी समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। और पहरेदार देश के कंज्यूमरों के लिए ऐसा वन स्टॉप शॉप बनने की कोशिश करता रहा है। कंज्यूमर की अनदेखी करने वाली चाहे बड़ी कंपनी हो या कोई बड़ा ब्रांड, सबकी खबर ली है पहरेदार ने। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विसेज की भीड़ में कंपनियां बने जवाबदेह और कंज्यूमर किंग। ब्यूरो रिपोर्ट। सोने पर देना पड़ रहा है ज्वेलर्स को 1000 रुपए तक का प्रीमियम। कंपनियों को सही टैलेंट तक पहुंचाने के लिए CII की अनोखी पहल CEO कनेक्ट। देखिए ये खबरें इस ब्रेक के बाद। सोने के इंपोर्ट पर सख्ती का खामियाजा ज्वेलर्स को भुगतना पड़ा है। सोने के कम इंपोर्ट की वजह से ज्वेलर्स को अधिक कीमत चुकाकर सोना खरीदना पड़ रहा है, जबकि सोना महंगा होने से ज्वेलरी की मांग भी कम हो रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि केवल 10 से 15% ही धंधा बचा है। अहमदाबाद के ज्वेलरी शोरूम में इन दिनों ग्राहकों से ज्यादा वहां काम करने वाले लोग दिख रहे हैं। वजह है सोने की बढ़ती कीमतें और सोने के इंपोर्ट में आ रही कमी। दरअसल इंपोर्ट के नए नियमों के कारण बैंक और एजेंसीज अपने ग्राहकों से सोने की खरीदारी पर प्रीमियम मांग रही हैं। ये प्रीमियम 100 रुपए प्रति 10 ग्राम से शुरू हुआ था और अब ये 1000 रुपए तक पहुंच गया है। इससे सोना महंगा हो गया है और ज्वेलरी की मांग में भी कमी आई है। ज्वेलर्स का धंधा केवल 10 से 15% ही बचा है। 10%, 15% जितनी ही ग्राहकी है अभी बाजार में, और ये प्रीमियम जो बढ़ चुका है और गोल्ड के रेट जो 26,000 के करीब हुआ करते थे वो आज 29,000 के करीब है प्रीमियम को जोड़ करके, तो ये सारी बातें लेकर के ग्राहकी में काफ़ी असर है। ज्वेलर्स की चिंता शादियों के सीजन को लेकर है। सोने के इंपोर्ट पर सख्ती से उनके पास केवल 1 महीने का ही स्टॉक बचा है। ऐसे में शादी के सीजन में बढ़ी मांग को वो कैसे पूरा करेंगे, इसे लेकर वे खासे परेशान हैं।
आने वाला मानसून सीजन इतना अच्छा है कि गिराकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ज्वेलर्स को पता नहीं है कि वो इतने ऊंचे दाम में स्टॉक कर पाएंगे नहीं पाएंगे, सप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और जब सीजन खुलेगी तब स्टॉक के लिए कैसे वो मैनेज करेंगे, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन दिनों सोने की इंपोर्ट ना के बराबर हो गई है। ज्वेलर्स की चिंता ये है कि आने वाले दिनों में जब शादी ब्याह की ग्राहकी खुलेगी, ऐसे में उनके पास सोने का स्टॉक होगा कि नहीं। साथ ही उनकी चिंता ये भी है कि जो ज्वेलर्स ईमानदारी से धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए ऊंचे प्रीमियम पर भी सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो स्मगलिंग के जरिए सोना खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। मनीष देसाई, अहमदाबाद। आइए फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं बिजनेस जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से नौकरियों के कई मौके पैदा होंगे। पीएम ने तमिलनाडु में BHEL के एक प्लांट के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। जुलाई में कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य से करीब 2% कम हुआ है। कंपनी ने जुलाई में 33.44 लाख टन लक्ष्य के मुकाबले 32.77 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है। 2013-14 के लिए कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया में 484 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2012-13 में कोल इंडिया ने 452 लाख टन कोयले का उत्पादन किया था। फार्मा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ब्रेस्ट कैंसर की दवा टाइकर्प के पेटेंट का दावा हार गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड यानी IPAB ने कंपनी के टाइकर्प के पेटेंट के दावे को खारिज कर दिया है। कंपनी ने IPAB के फैसले पर नाराजगी जताई है। खराब आर्थिक माहौल में भारतीय कंपनियों को QIP रूट के जरिए पूंजी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। इस साल जून में इस रूट से पैसा जुटाने के मामले में 62% की गिरावट आई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून में भारतीय कंपनियों ने 1066 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि मई में यह आंकड़ा 2832 करोड़ रुपए था। जून में 2 QIP आए, जबकि मई में QIP की संख्या 5 थी। RBI ने बैंकों को ATM सेवा में और सुधार करने के निर्देश दिए हैं। बैंकों से ATM में पैसे नहीं रहने पर ग्राहकों को इसकी सूचना पहले से देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। फिलहाल आपको ATM में पैसे नहीं होने की जानकारी तब मिलती है जब आप अपना कार्ड ATM मशीन में स्वाइप करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी यूनिटेक के चेयरमैन संजय चंद्रा नई मुसीबत में फंस गए हैं। CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। CBI ने अपनी याचिका में संजय चंद्रा पर जमानत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। युवाओं को शिकायत है कि प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। वहीं इंडस्ट्री की परेशानी है कि उन्हें काबिल काम करने वाले नहीं मिलते। यानी नौकरियां तो हैं पर उन्हें भरने वाले स्किल्ड लोग नहीं हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए इंडस्ट्री बॉडी CII ने एक कोशिश शुरू की है। इन स्टूडेंट्स के चेहरों पर ये जोश इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सीधा उन CEOs से आमना सामना कर रहे हैं जो इनका नौकरी का सपना पूरा करेंगे। इन MBA स्टूडेंट्स को टाटा केमिकल के CEO R मुकुंदन और महिंद्रा हॉलिडे के CEO अरुण नंदा बता रहे हैं कि अपनी कंपनी के लिए उन्हें कैसे लोग चाहिए। CII ने इस नई पहल CEO कनेक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की है। First, learn to be a team player. Second, learn the art of listening. Third is humility. If any one of you ever meet Keshav or Anand Mahindra, you will realize, you will understand the definition of humility. You must be driven by your values. Each one of us has sense of values. I think always start with that as the core, at the foundation of it. Then everything becomes fun. जानकारों के मुताबिक देश में करीब 3500 बिजनेस स्कूल में 5 लाख लोग MBA और MBA जैसे कोर्स कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक MBA कर रहे छात्रों में से सिर्फ 10% ही नौकरी पाने लायक होते हैं। जानकार मानते हैं कि MBA पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज को आज के जमाने के हिसाब से बदलने की जरूरत है। स्किलिंग से क्या है कि जहाँ पे कितने सारे इंडस्ट्रीज आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, स्किल्ड वर्कफोर्स का काफ़ी दिक्कत है। तो इंडस्ट्री को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट को, तीनों को साथ मिलके ये प्रॉब्लम सुलझाया जा सकता है। देश में भले ही बहुत से MBA इंस्टीट्यूट खुल गए हों, लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं
जो इनसे निकलकर सीधा नौकरी पा सके। इंडस्ट्री की शिकायत रहती है कि उन्हें काबिल काम करने वाले नहीं मिल पाते और फ्रेशर्स को फिर से ट्रेन करना पड़ता है। इसी को दूर करने के लिए CII अब देश भर में कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट्स को एक दूसरे की जरूरतें समझाने के लिए इस प्रोग्राम को चलाएगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ देखिए टेक टॉक। क्या उनका ऑनलाइन सिक्योरिटी फंडा है और इनके कौन से हैं मन पसंदीदा गैजेट, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बात फिटिंग्स या बात एक्सेसरीज का बाजार 2300 करोड़ रुपए का है और इसमें मार्केट लीडर है जैगुआर 63% मार्केट शेयर के साथ। इनोवेशन की इस लगातार जरूरत में अब की क्या नया है ऑफर करने के लिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मैं आ गई हूँ मुंबई में जैगुआर के ओरिएंटेशन सेंटर में, और क्या खास है इस ओरिएंटेशन सेंटर में बताने के लिए मेरे साथ है जैगुआर के प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग परवेज अमीन। आपका स्वागत है। परवेज, सबसे पहले समझना चाहेंगे ओरिएंटेशन सेंटर की जरूरत क्यों होती है? आई बिलीव आपके पास पूरे देश में 21 ओरिएंटेशन सेंटर्स हैं। हाँ जी, ओरिएंटेशन सेंटर इज अ प्लेस जहाँ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, डीलर्स, कस्टमर्स आके एक प्रोडक्ट की महसूस कर सकते हैं कि क्या हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स है, बेनिफिट्स है। मुंबई का जो ये ओरिएंटेशन सेंटर है कुछ 8500 स्क्वायर फीट का है और लगभग कितने प्रोडक्ट्स की वैरायटी होगी यहाँ पे? 200 रेंजेस डिस्प्ले है यहाँ एंड इसमें कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशंस है, राइट फ्रॉम फॉसेट्स, सैनिटरी वेयर, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, हॉट वाटर सॉल्यूशंस है, शावर इंक्लोजर्स है एंड स्टीम जनरेटर्स है। तो परवेज जी, सबसे पहले मुझे बताइए ये जो आपके पास वर्लपूल स्पा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जी, ये हमारे आउटडोर स्पा है, 4 सीटर स्पा है जहाँ इसमें वाटर हीटिंग फैसिलिटीज़ है, इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है एंड ये वाटर रिसाइकिल होता है। 3 महीने तक आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हाइड्रो मसाज फैसिलिटीज़ है एंड ऑल्सो नेक मसाज फैसिलिटीज़ है। बेसिकली इट्स अ वेलनेस प्रोडक्ट विच इज़ सपोज टू बी गुड फॉर हेल्थ। कीमत इसकी 6.5 लाख है। तो परवेज जी, शाह पैनल्स जैगुआर के मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, मेरे भी घर में है बहुत सारे शाह पैनल्स। मतलब इस कैटेगरी में जैगुआर बहुत ही हिट ब्रांड है। मुझे बताइए अब की बार नया कलेक्शन क्या है अगर मैं शाह पैनल्स की बात करूँ? हमारे पास एक थर्मोस्टैट्स है where you can preset your temperature and also we have very good shower pipe export shower concepts है हमारे पास। अब मुझे बताइए कि इनकी मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज क्या है? इसकी मिनिमम स्टार्ट होती है 2500, goes on to over 6000 rupees। दिस इज हमारे नया ये वर्लपूल है which is our high end in the Jaguar. Okay. Where it has chromotherapy moon enhancing light. It's got various jets. It's got hydro jets. It's got air jets. It's got a heater. It's got a water overflow system where it recycles the water. तो घर की डिजाइनिंग में जितना ध्यान आप बेडरूम की डिजाइनिंग को देते हैं, ड्राइंग रूम की डिजाइनिंग को देते हैं, उतना ही ध्यान आई एम श्योर जैगुआर की इस रेंज को देखकर आप बाथरूम की डिजाइनिंग और इंटीरियर्स पर भी देंगे। कविता थपलियाल, मुंबई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान पर जितने चौकस नजर आते हैं उतने ही चौकस वो अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर भी रहते हैं। मशहूर एंटीवायरस कंपनी कैस्परस्की के लेटेस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम के लॉन्च के मौके पर हमारे टेक गुरु अभिषेक तैलंग ने उनसे बातचीत की। टेलीविजन पर देखा है कि सचिन जब बैटिंग नहीं कर रहे होते, पैड पहने हुए अपने कानों में आईपॉड से गाने सुन रहे होते हैं, तो इस तरीके के और कौन कौन से? बिल्कुल, मेनली गाना सुनता हूँ, मूवीज़ देखते हैं, मगर गाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई थिंक जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट कंपेनियन है, मैं कहूँगा गाना सुनना। एंड देन इट डिपेंड्स किस मूड में हो आप, उस मूड के गाने सेलेक्ट करके अपने आईपॉड पे लगा लिए। तो ऑल दोज थिंग्स यू नो देर आर कभी कभी ऐसे गाने मिलते हैं जो सुनते ही आप एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं। ऐसा कौन सा गाना है जिसको सुनकर इट कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम, बिलीव मी, इट जस्ट कीप्स चेंजिंग। इंटरनेट का दायरा बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से डील करते हैं एज ए पेरेंट इन खतरों से? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर में भी 2 यंग बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं और इंटरनेट पे काफ़ी टाइम बिताते हैं। तो पेरेंट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक अपना अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ अच्छा रखें
रिलेशनशिप जो होती है इस तरह की रिलेशनशिप रखे कि बच्चे कोई प्रेशर ना फील करे आपके साथ किसी टॉपिक पे आके बात करने की। वो एक एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली जैसे अभी कैस्पर्सकी ने जो पेरेंटल जो सिक्योरिटी सिस्टम जो क्रिएट किए जिससे पेरेंट्स चाहे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इनअप्रोप्रिएट है बच्चों तक पहुंचने के लिए वो सारी चीज़ें ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा समय खत्म होता है आवाज एट 9 में। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। ना सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। जरूर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।